चलिए बेटा, आज का जो लेक्चर है अपना, ये ऑर्गेनिक का जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो अपना लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोगों को मतलब रिवीजन कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट रिवीजन हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो ध्यान से देखते रहना कि क्या क्या मैं बताते चल रहा हूँ, सुनते चलना, ठीक है। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन देखेंगे, टाइप ऑफ एमीन देखेंगे इसके अंदर, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ये अपना इस चैप्टर का गोल है। क्या गोल है देखो ध्यान से। सर एमीन का मतलब क्या होता है? एमीन का मतलब ये होता है कि जो अमोनिया से बनाया जाता है, अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ठीक है बेटा। ये किसका डेरिवेटिव होता है? तो सर ये डेरिवेटिव, अमीन कैन बी डिराइव्ड कंसीडर एट अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। बेटा ये अमोनिया से बनाया जाता है। अगर हम इस तरीके से बात करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ से बात करते हैं, सर ये NH4 अपना है, सॉरी NH3 है, और आप अगर NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल देते हो, एक हाइड्रोजन निकाल के कोई ग्रुप R लगा देते हो, तो सर RNH2 बन जाता है। यानी आप देख लो सर, ये अपना अमोनिया है बेटा, ये अपना अमोनिया है सर। अमोनिया के साथ जब आप R लगाते हो तो ये अपना क्या हो जाता है सर? एल्कील एमीन हो जाता है सर। सेम ऐसे ही अगर हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन लेते हैं बेटा, और बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन अगर मान लो हटा करके वहाँ पे NH2 आ जाए किसी तरीके से, तो सर ये क्या हो जाएगा? C6H5NH2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एनिलीन बोलते हैं। ये फार्मूला C6H5NH2 ये एनिलीन होता है बेटा। ये जो होता है ये अपना एरोमेटिक आपका अमीन कंपाउंड कहा जाता है सर इसको। और ये बेटा जो कहलाता है ये अपना एलिफैटिक एमीन कहलाता है। तो ये अपना बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं हम लोग। तो एमीन के बेटा डिग्री जो आप बात करोगे, एमीन का जो डिग्री बात करोगे वो भी देखना है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। सर स्ट्रक्चर क्या होता है? आप स्ट्रक्चर की जब बात करोगे तो ध्यान देना, ये अपना एक डायग्राम जो अमीन का है, इधर अपना एक अगर मान लो नाइट्रोजन का 3 डिग्री ले लेते हैं, 3 डिग्री अमीन ले लेते हैं, दोनों 3 गो अपना CH3 लगा दिया जाए, और यहाँ पर एक लोन पेयर। सर नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 5 में से 3 ने इसको बॉन्ड बना रखा और एक अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट। तो ये अपना लोन पेयर है बेटा, और ये अपना यहाँ पे 3 बॉन्ड अपना दिख रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर इसकी जो शेप आना चाहिए वो तो टेट्राहेड्रल आना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp3 होगा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सर अगर sp3 है तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। अगर टेट्राहेड्रल होना चाहिए तो रेगुलर होना चाहिए, लेकिन रेगुलर बेटा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर आ जाता है। लोन पेयर के आने से इसकी ज्योमेट्री बदल जाती है। यानी जो बॉन्ड एंगल बेटा, इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल, वो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था, लेकिन उससे वैल्यू इसका x की कम आ जाती है। तो ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है। तो ये अपना एक एंगल हो गया ज्योमेट्री में। ये आपका मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे देख लो इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। यहाँ पे अपना ये जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड अपना अगर ये लोन पेयर नहीं होता, मान लीजिए अगर ये टेट्राहेड्रल होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे कि सर रेगुलर टेट्राहेड्रल कब होता है भाई? जब एक भी लोन पेयर नहीं होता है। तो 101.9 डिग्री 28 मिनट्स होता है सर। यही ज्योमेट्री अपना टेट्राहेड्रल होता है। अगर टेट्राहेड्रल रेगुलर होगा तो क्यों रेगुलर होगा? क्योंकि इसके पास सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर के आने से जो थीटा होगा बेटा वो कम हो जाएगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स अपना क्या हो जाएगा? ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो डिग्री कम हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं सर। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन जरा देख लो। सर एमीन का जो डिग्री होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्वाटरनरी में भी आता है। अगर 1 डिग्री है तो सर नाइट्रोजन से एक R अटैच होगा, सर नाइट्रोजन से एक R अटैच होगा। अगर 1 डिग्री आता है
तो नाइट्रोजन से एक R अटैच होगा, देख लो यहाँ पर। अगर सर 2 डिग्री आता है तो नाइट्रोजन से 2 R अटैच होगा, अगर 3 डिग्री आता है बेटा तो नाइट्रोजन से 3 R अटैच होता है, राइट। ये चीजें हैं बेटा। 4 क्वाटर्नरी मतलब 4 नाइट्रोजन के साथ 4 लोग अटैच होंगे, लेकिन ये तब अटैच होगा जब अपना ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर बैठता है, ठीक है। तो ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन है, क्वाटर्नरी अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटर्नरी। सर एनिलीन में भी यही सिचुएशन होता है। सर एनिलीन में क्या होता है आप देख लीजिए, इस नाइट्रोजन से एक ही R अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा। सर इस नाइट्रोजन से एक इधर R एक इधर कार्बन तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। सर इस नाइट्रोजन से एक इधर R एक इधर R एक नीचे वाला R तो ये अपना क्या हो जाएगा सर 3 डिग्री हो जाएगा। तो एनिलीन में भी 3 डिग्री की कहानी देखने को मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे ये देखो नॉमेनक्लेचर में बहुत सिंपल सी बात है। सर एल्केन में से ई आप हटा दीजिए, सर एल्केन से ई हटा दीजिए और सफिक्स लगा दीजिए अमाइन, तो ये क्या बनाएगा एल्केन अमाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथेन, तो कॉमन तो मिथाइल एमीन है, लेकिन आईपीएससी नेम क्या होगा, मीथेन में से ई हटा देना बेटा, मीथेन से ई हटा देना, ई हटा देना और उसमें जोड़ देना क्या बेटा अमाइन। तो क्या कहलाएगा सर ये कहलाएगा मीथेनामाइन। क्या कहलाएगा ये मीथेनामाइन कहलाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 2 कार्बन का कर लोगे यानी C2H5 और NH2 अगर ले रहे हो तो इसको कहेंगे हम लोग इथेनामाइन। क्या कहलाएगा इथेनामाइन कहलाएगा, और इथेनामाइन इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन देखने को मिलता है बेटा। अगर एक कार्बन से इस नाइट्रोजन से 2 लोग अटैच हैं तो पहले देखना लॉन्ग चेन कौन है। सर लॉन्ग चेन तो यही है, तो इनको उठा लेना सब्स्टिट्यूएंट में। सर N के साथ अगर लगा हुआ है तो N मिथाइल लिख लेना, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन तो प्रोपेनामाइन हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ये लॉन्ग चेन में आएगा 1 2, 2 बार मिथाइल है यानी N डाई मिथाइल, इथेनामाइन हो जाएगा। सर यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तीनों को किसी एक को पेरेंट्स ले लेंगे तो N डाई मिथाइल मिथेनामाइन हो जाता है। क्लियर है? इस तरीके से बेटा करना होता है। अब कुछ आपको मैं इसके ये बता देता हूँ, PYQ कराता हूँ, उसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। सर N मिथाइल का मतलब क्या होता है? सर N मिथाइल का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन से एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ लिखा है N मिथाइल मिथेनामाइन, यानी अपना क्या हो जाएगा ये CH3 हो जाएगा। है तो बेटा 2 डिग्री ना, बता दीजिए, ये है तो 2 डिग्री ना। तो NH आप देखोगे आप अपने ऑप्शन में तो NH3 का होल ट्वाइस NH अपना दिखेगा बेटा, तो NH दिखेगा तो आप देख लीजिए C ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। सर अमीन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से ही तो अमीन बनाया जाता है, तो ये चीजें आपको यहां से मिलेगा। सर एन अमाइन कैन बी, एन अमाइन में कॉन्टेन, उस अमाइन में आपका ये भी रहेगा, आपका ये भी रहेगा, आपका ये भी रहेगा, यानी इसका मतलब सारे लोग रहेंगे, सारे लोग इसके साथ अंदर रहेंगे, तो ये भी कहानी आपका हो जाएगा। सर ये देख लो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमीन। बेटा सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या होता है कि अगर नाइट्रोजन से 2 लोग कनेक्ट हैं तो ये डायरेक्ट सेकेंडरी एमीन की कैटेगरी में आता है बेटा। तो डायरेक्ट सेकेंडरी एमीन एनिलीन अपना है, तो बेटा एनिलीन तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये 1 डिग्री होता है बेटा। ब्यूटाइल एमीन, तो आइसोब्यूटाइल में भी तो 1 ही डिग्री आएगा ना, आइसोब्यूटाइल में भी तो 1 ही डिग्री आएगा ना बेटा, आइसोब्यूटाइल में तो 1 ही डिग्री आएगा ना, ये इस तरीके से लिख लेना है। डाईमिथाइल एमीन, देखो यही मिल गया, डाईमिथाइल एमीन अपना आ गया आंसर, तो इस तरीके से देखना होता है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमीन। बेटा सेकेंडरी एमीन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगा दिया जाए तो इसका डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा, तो सेकेंडरी एमीन अपना खूबसूरत यहाँ दिख रहा, देख सकते हो, तो 2 डिग्री एमीन ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। और उसके बाद बेटा अगर हम आ जाएंगे तो देख लो ध्यान से, ये क्या है, एक NH2 है
और एक NH2 यहाँ है और मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग 1 2 3 बेटा 1 पे 2 बार मिथाइल है तो प्रोपेन 1 2 डाईएमीन, प्रोपेन 1 1 डाईएमीन होगा। सॉरी, प्रोपेन देखो 3 कार्बन है तो 1 1 एक ही पे दोनों लोग हैं तो 1 1 डाईएमीन कहलाएगा। मतलब हमको इसके साथ चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एवरीथिंग इज ओके। चलिए अब क्या कह रहा सर, अब क्या कह रहा सर, इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। अपने पास NH2 है बेटा, ठीक है, इसके साथ इसके साथ कितनी बार हाइड्रोजन है? 2 1 3। तो ये अपना एक्सपेंड कर दीजिए इस तरीके से। कितना हो जाएगा? 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा? 1 आपको देखिए 1 प्रोपेनामाइन, यानी 1 नंबर पर अमाइन ग्रुप है तो हम 1 प्रोपेनामाइन के साथ जाएंगे, अच्छा लगेगा। चलिए बेटा एनिलीन देख लीजिए। एनिलीन का मतलब क्या होता है? बेंजल एमीन होगा नहीं, बेंजीन एमीन होगा नहीं, फिनाइल एमीन हम कह नहीं सकते, अमीनो बेंजीन तो कह सकते हैं, फिनाइल एमीन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 1 डिग्री एमीन कौन सा होगा? सर 1 डिग्री, तो ये देखो इस पे सब में चेक कर लो बेटा ना, सब में चेक कर लो कि 1 डिग्री एमीन किसकी कैटेगरी में आता है। तो ध्यान देना, इसको चेक कर लो। सर NH2 तो रहेगा ही, एक कार्बन से 3 3 कार्बन अटैच है, एक कार्बन से 3 3 कार्बन अटैच है, तो इसका डिग्री तो एक ही डिग्री होगा ना, इसका मतलब एक के साथ हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एमीन, ये भी हम लोगों ने कर रखा था। सेकेंडरी एमीन का मतलब क्या होता है कि देखो दोनों तरफ 2 लोग लगे रहे हों तो सेकेंडरी एमीन ये आ जाएगा। बहुत आसान शानदार सवाल है। अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब चर्चा हम करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो रिडक्शन कराएंगे हम। रिडक्शन किसका कराएंगे? अमीन आर प्रिपेयर्ड बाई द फॉलोइंग मेथड। ध्यान देना, रिडक्शन कराना होगा बेटा। जब रिडक्शन कराओगे तो ये NH2 ग्रुप जो होगा, ये जो अपना NH2 ग्रुप होगा बेटा, ये जो अपना NH2 ग्रुप होगा, ये कन्वर्ट होकर के NH2 में, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आप भी जानते हो कि ये अपना क्या कहलाता है? ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है बेटा। ये कन्वर्ट कर देगा NH2 को किस, NO2 को किस में? NH2 में। तो आपको ऐसे याद करना है, हमेशा कॉमन काम याद करना है। सर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। सर किसके वजह से? H2 और पैलेडियम की वजह से, और अपना इथेनॉल भी आ जाएगा। तो इस तरीके से काम करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान देना बेटा। यहां पर भी बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SN प्लस HCl अगर कराओगे तो SN अपना Cl2 भी बनता है और 2H भी बनता है, फिर ये SnCl4 में कन्वर्ट होता है। कुल मिला करके बेटा ये क्या होते हैं? ये भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। ये भी अपना क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं बेटा। तो भैया ये जब रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो इनका काम होता है कि इनको काट करके 2 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, तो ये NH2 बन जाता है और 2 मॉलिक्यूल कहाँ निकल जाता है? वाटर में निकल जाता है। क्लियर है? इसके बाद बेटा जब आगे चलेंगे हम लोग तो देखो अमोनोलिसिस ऑफ एल्कील हैलाइड, अमोनिया। तो बेटा एक न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर वाला बंदा क्या होता है बेटा? लोन पेयर वाला बंदा अपना न्यूक्लियोफाइल होता है। वो भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल? तो सर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, इसके बाद ये जब बॉन्ड इधर से निकलेगा तो इस पर माइनस और इस पे प्लस आता है सर, और फिर ये एक सॉल्ट, पहले कुछ समय के लिए सॉल्ट बनाएगा और फिर यहाँ से अपने खुद को स्टेबल करने के लिए ये क्वार्टर, ये अमोनियम सॉल्ट क्वाटरनरी, जैसे मान लीजिए एक नाइट्रोजन, एक R, एक AH, फिर यहाँ पर अपना AH और इधर पे क्या आ जाएगा? AX माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस चार्ज हो रहा है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि इस कार्बन पे अपना एक हाइड्रोजन है और एक एल्कील ग्रुप में 3 हाइड्रोजन और एक AX है। बेटा ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से बनता है। अगर आप अमोनोलिसिस कराते हो तो इसका AH इसके X से निकाल देना, मतलब आप कह सकते हो कि सर RNH2 अपना हो जाएगा और HX बाहर चला जाएगा। तो कौन सा डिग्री हो गया? 1 डिग्री।
सर ये 1 डिग्री है, फिर RX से लगा दो, फिर एक HX जाएगा, एक 2R आएगा, फिर एक RX लगाओगे तो एक HX जाएगा तो 3R आएगा, फिर जब एक ही नाइट्रोजन से 4R लग जाएगा बेटा, एक ही नाइट्रोजन से जब 4R लग जाएंगे तो उसकी बात जो होगी वो कहलाती है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कहलाता है बेटा? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट कहलाता है। तो ये चीजें अपना होता है। आगे चलते हैं, इसके बाद प्रिपरेशन में है अब रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। बेटा नाइट्राइल को हम CN भी लिखते हैं। सर CN के नाइट्राइल का क्या करेंगे? तो ये देखो H2 फॉलोड बाई निकिल या सोडियम अमलगम फॉलोड बाई अल्कोहल, कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक बॉन्ड काटना है, इधर इधर एक बॉन्ड इधर बेटा काटना इधर, तो देख लो RCH2NH2 बन गया। सर RCH2NH2 का डिग्री क्या होगा? तो सर ये 1 डिग्री अमीन होगा। क्लियर हो गया? सर ये क्या होगा? 1 डिग्री अमीन होगा। आगे चलते हैं, आ जाइए रिडक्शन ऑफ अमाइड। बेटा अमाइड किसको कहते हैं? जब NH2 और R के बीच में CO ग्रुप लग जाए तो अमाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है सर? ये अपना अमाइड कहलाता है। कैसे? बेटा ध्यान देना, कुछ मत करना, आपको भी पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है सर ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ये सर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये करता क्या है? ये अपना इनको पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा, 2 हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा? ये 1 डिग्री एमीन बना देगा। बात समझ में आ गया? बाई प्रोडक्ट क्या चला गया? H2O चला गया। तो इस तरीके से अपना क्या करना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। राइट, आगे चलिए बेटा, सबसे बेहतरीन आपका ये होता है, ये एकेडमिक जेई और नीट में काफ़ी सवाल आते रहते हैं, इसको कहते हैं गैब्रियल थाइलामाइड सिंथेसिस। बेटा सबसे पहले थैलिक एसिड उठाते हैं, थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाते हैं, थैलामाइड से जब ये एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। सर ये आपका प्लस और ये आपका माइनस, ये प्लस ये माइनस, AH और OH निकलता है, पानी यहाँ से रिलीज करता है और ये बनाता है क्या? थोड़ा सा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। राइट, जब बेटा सॉल्ट बनाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये RX का फॉर्मेशन करता है। सर ये X और ये अपना NA यहाँ से निकलेगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अपना KX निकल जाएगा और ये अपना रिएक्शन कर जाएगा, N एल्किल थाइलामाइड कहलाता है। सर जब हम फिर एक्वस मीडियम में बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सर यहाँ से और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये अपना प्लस और अपना ये माइनस और ये प्लस, तो अपना क्या हो जाएगा? ONA इधर ही रह जाता है, H इधर चला जाता है, ONA इधर, H इधर आ जाता है, तो सर ये क्या बना जाएगा? सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड और 1 डिग्री एमीन। इस गैब्रियल थाइलामाइड का एक लिमिटेशन होता है बेटा, इस थाइलामाइड मेथड से हम एरोमेटिक एमीन नहीं बना सकते हैं। एरोमेटिक एमीन का मतलब हम एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बेटा जब तुम यहाँ पे इस जगह स्टेप पे देखो ध्यान से, जब बेटा इस स्टेप पे आओगे, तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे आपको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? प्रॉब्लम। कैसे सर? तो देख लीजिए K+, जब आप हेलोएरिन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा तो एक बात बताइए, हेलोएरिन लोगे तो यार हेलोएरिन तो रेजोनेंस में जाने लगता है और जाने से यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वो एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं, दूसरी बात आ जाइए, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? एक कार्बन को लेस कर देना, एक कार्बन वहां से उड़ा देना, बस यही होता है। और ये इसके जगह कहीं कहीं NaOBr भी लेके आप कम कर सकते हो हाफमान ब्रोमामाइड में। आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूं, उस ट्रिक को अप्लाई करिए। यहां से CO उड़ा करके NH2 बना दो, यहां से CO उड़ा दो, NH2 बना दो, ठीक है। और ये ब्रोमामाइड सिंथेसिस होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम सीधे सीधे प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहां से
अगर मान लो यहाँ कार्बन की वैल्यू n है तो बेटा यहाँ कार्बन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ कार्बन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये होता है, यानी RnH2 इससे बनाना, ध्यान देना। सर गैब्रियल थालामाइड इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, तो नहीं बनाते हैं बेटा, गलत है। प्राइमरी एलिफैटिक एमीन तो बनता नहीं है गैब्रियल थालामाइड से। सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन भी नहीं बनेगा आपको, प्राइमरी एलिफैटिक बनता है, यानी RnH2 अपना बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है बताइए। तो इस मेथड से हमको ये बनता है, तो बी वाले ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। करा एसिटामाइड इज ट्रीटेड विथ सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मिथाइलिन। अभी मैंने बताया कि सर अमाइड से अमीन बनाना है। सर अमाइड से क्या बनाना है, अमीन बनाना है। आपको मैंने बोला OHCO उड़ा देना है, तो क्या लेना है, NaOH और Br2 ले लेना है, और यहाँ 4NaBr, तो NaOH Br2 अपना आ गया। इसी को कहते हैं हाफमान ब्रोमामाइड सिंथेसिस। क्या कहते हैं बेटा, हाफमान ब्रोमामाइड सिंथेसिस, ब्रोमामाइड सिंथेसिस बोलते हैं बेटा। ये अपना हाफमान ब्रोमामाइड सिंथेसिस होता है, राइट। आगे चलते हैं। सर ये देखिए, द रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड टू प्रिपेयर ऑन एनिलीन फ्रॉम द नाइट्रोबेंजीन। सर एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है सर, अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे। तो आपको अभी मैंने बोला SAN का HCl के साथ यूज कर लो। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है सर, ये भी रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो SaNCl4 HCl का यूज कर सकते हो। जैसे अभी देखो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर कि कैसे रिड्यूस किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पर अपना लिखा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को अपना आगे देखना है, क्लियर है बेटा। अब आ जाइए फिजिकल प्रॉपर्टी पर। सर फिजिकल प्रॉपर्टी में आप एक बार थोड़ा रीडिंग कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। क्या, द लोअर एलिफैटिक एमीन आर गैसेज विथ फिशी ऑर्डर। मतलब जो छोटे वाले एलिफैटिक एमीन होते हैं बेटा, जो छोटे वाले एलिफैटिक एमीन होते हैं वो किस नेचर में होते हैं, गैस नेचर में होते हैं। किस नेचर में, गैस नेचर में होते हैं बेटा। तो ये है प्राइमरी एमीन with 3 or more carbon atom are liquid and still higher ones are solid। जो कम नंबर के कार्बन वाले होते हैं वो अपना बेटा लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जो हायर मेंबर के कार्बन होते हैं मास बढ़ता है उनका, तो मास बढ़ने से वांडरवॉल फोर्स बढ़ता है उनके अंदर, तो उनका स्टेट बदल जाता है। सर एनिलीन एंड अदर एरियल एमीन आर यूजुअली कलरलेस, बिल्कुल सही बात है, बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। बेटा लोअर देखो कह रहा है कि जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। लोअर एलिफैटिक एमीन आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग द मोलर मास ऑफ अमीन ड्यू टू द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ एल्कील ग्रुप। बेटा एक बात देखो, कह रहा है ये कि सर अगर आप R बढ़ाओगे, अगर RnH2 है अपना, अगर ये R लोअर मेंबर है, अगर ये आप R जो है लोअर कार्बन का मेंबर है, तो सर लोअर कार्बन के होने से ये जब पानी में डालोगे तो अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अच्छा खासा क्या बनाएगा सर, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जैसे ही R हाइयर होता जाएगा बच्चा लोग, जैसे ही हाइयर मेंबर में कन्वर्ट होगा बेटा, जैसे ही हाइयर मेंबर में कन्वर्ट होगा, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं सर, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, वो रिपल्सन करता है, यानी वो पानी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। इसीलिए कहा कि जो हाइयर मेंबर होते हैं, जो अपना हाइयर मेंबर ऑफ अमीन होता है बेटा, जो हाइयर मेंबर ऑफ अमीन होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है।
वो वाटर क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ऐसा इसकी कहानी है। बात समझ में आ गया। चलिए बेटा कुछ डाटा अपने पास है, कंपेरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एमीन, एल्कोहल एंड एल्केन्स ऑफ द सिमिलर मॉलिक्यूलर। कह रहा है कि अगर एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और एमीन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग मोलर मास बराबर हो तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क आएगा। सर नॉर्मल है, ये 4 कार्बन का मेंबर है, मोलर मास 73 है, देख रही हो 350.8 इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है केल्विन में। सर जब कार्बन 4 है, देखो ये 2 डिग्री है, तभी भी मोलर मास, भाई आइसोमर का मास तो सेम ही आएगा ना, तो इसका मास थोड़ा घट रहा है क्योंकि आइसोमर बढ़ने से, ब्रांच बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। ये देखो ये 2 और 2 4, ये भी अपना है, इसका भी मास, लेकिन इसका और कम होता जा रहा है। तो ब्रांचिंग बेटा बढ़ने से, ध्यान देना सर, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, अपना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर मोलर मास, ऐसा बोला गया है। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर मोलर मास, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। तो सॉरी मोलर मास नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में लिखना चाह रहा था यहाँ पर। ये अपना क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा ब्रांच बढ़ेगा सर बॉइलिंग पॉइंट, देखो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटती जा रही है, तो मास देखो 1 कम हुआ लेकिन 300 के आसपास है। ये एल्कोहल है, भाई एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होती है ना, इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। सर एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तगड़ी होती है, एल्कोहल फॉर्म स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके वजह से सर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाइयर हो जाती है। सर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, हाइयर हो जाती है। बात समझ में आ रहा है। तो ये इनकी कुछ कहानियां हैं, आगे चलते हैं बेटा। अब आ जाइए बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन। बेटा बेसिक में अगर हम बात करें तो यार अमीन के पास कुछ लोन पेयर होते हैं, आप भी जानते हो कि अमीन के पास लोन पेयर होता है। ऑक्टेट भी कंप्लीट किया हुआ, देख लीजिए एक नाइट्रोजन के चारों तरफ आप देख लीजिए 3 बॉन्ड है और लोन पेयर है, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन अपना मौजूद है। तो सर ये क्या होगा, 1 डिग्री एमीन यहाँ पे दिखाई देगा। सर अपना 1 डिग्री एमीन दिखाई देगा। तो क्या यहाँ कह रहा है, सुन लेना जरा थोड़ी सी बातें। अमीन बीइंग्स बेसिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, करेगा ही। अगर ये बेस HCl के साथ करेगा तो रिएक्शन करता है, माने साल्ट बनाता है। एमीन सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस लाइक NaOH रीजनरेट द पेरेंट अमीन, फिर से वापस अमीन बना लेता है। अमीन हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव लाइक अ लुईस बेस। हमने बोला ना कि अगर अमीन के पास लोन पेयर है, बस अगर लोन पेयर है बेटा, तो ये अपना क्या कहलाता है, अपना लुईस बेस कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, ठीक है। तो अब बेसिक स्ट्रेंथ बेटा डिपेंड किस पे करता है। मान लीजिए अपना बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम बात कर रहे हैं इसके, तो सर बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ फंडे होते हैं, वो जरा देख लिया जाए। सर बेसिक स्ट्रेंथ का कैसे डिसाइड करते हैं। सर बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ KB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू PKB, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I, ठीक है, या +R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I होता है। सर ये जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड से भी डिसाइड किया जाता है। कॉन्जुगेट एसिड से भी डिसाइड किया जाता है कैसे, मान लिया जाए कि अपने पास सर RNH2 है और यहाँ पे सर H+ आप दे रहे हो, एसिड बेस का रिएक्शन करा रहे हो। ये लोन पेयर डोनर, तो सर ये लुईस बेस कहलाएगा। ये लोन पेयर एक्सेप्टर, तो लुईस एसिड कहलाएगा। तो सर ये क्या दे देगा, RNH3+। सर अगर ये बेस है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। सर ये नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, जितना प्लस चार्ज को घटाओगे उतनी अच्छी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यानी प्लस चार्ज को बढ़ाना है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और अच्छा बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब बेस को 2 चीजों में देखा जाता है,
बेसिक नेचर को एक इन गैस फेज में देखा जाता है, बड़े अच्छे सवाल आते हैं इसमें से, और एक देखा जाता है इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर देखा जाता है बेटा, एक्वस मीडियम में भी देखा जाता है। तो गैस फेज की जब बात करोगे, इन गैस फेज की जब बात करोगे सर, इन गैस फेज की जब बात करोगे तो यहाँ का फंडा अलग होता है सर। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना सर, यहाँ जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो कौन डिसाइड करता है? प्लस आई डिसाइड करता है और माइनस आई डिसाइड करता है। प्लस आई अगर ज़्यादा आ रहा है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन देने वाला ज़्यादा आ रहा है तो सर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे अपने पास अगर 1 डिग्री एमीन है, अपने पास अगर 2 डिग्री एमीन है, अपने पास अगर 3 डिग्री एमीन है, तो सर इसकी कहानी देख लो जरा। ये चीज़ है बेटा, यहाँ पे एक आर है इलेक्ट्रॉन देने वाला, एक प्लस आई। यहाँ पे 2 लोग हैं प्लस आई वाले बेटा, यहाँ पे 3 लोग हैं प्लस आई देने वाले, एक प्लस आई, एक प्लस आई, एक प्लस आई। तो जितना ज़्यादा प्लस आई वाले होंगे, जितना ज़्यादा प्लस आई वाले होंगे उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो 3 डिग्री एमीन होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, जो 2 डिग्री एमीन होता है वो कम बेसिक होता है, और जो 1 डिग्री एमीन होता है वो सबसे कम बेसिक होता है, और अमोनिया उससे भी कम, क्योंकि अमोनिया के पास एक भी आर ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, यानी 3 डिग्री सबसे ज़्यादा। पानी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक्वस मीडियम में नहीं बात कर रहा हूँ, ये गैस फेज में बात कर रहा हूँ। ये किस में बात किया जा रहा है? गैस फेज में। देखो मीथेनामाइन का, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको भूल गया बताना सर, बेसिक स्ट्रेंथ जो मैं डाटा आपको दिखा था यहाँ पे, उसमें फंडा जरा चेक कर लो। ये जो फंडा है बेटा ना, ये जो फंडा है पीछे जो लिखा था मैंने, इसमें एक चीज और होता है, पी के बी की वैल्यू। एक्चुअली जो पी के बी होता है ना बेटा, वो माइनस लॉग के बी होता है। माइनस लॉग क्या होता है? के बी होता है। तो इसका मतलब के बी की वैल्यू अगर ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, या अगर आपसे कह रहा है कि पी के बी की वैल्यू कम तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उल्टा सोचना इसके बारे में, ठीक है। जैसे अपने पास देखो जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा जरा देख लो, जो अपना डाटा यहाँ दिया हुआ है वो डाटा देखो। जैसे देखो मिथेनामाइन इतना, एन मिथाइल मिथेनामाइन इतना। तो जैसे जैसे पीकेबी की वैल्यू घटेगी बेटा तो बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू है, इसका मतलब बेसिक नेचर कम है। बात समझे। अब तुमसे अगर कोई पूछ दिया कि आप एक बात बताओ कि सर इसमें कौन सबसे ज्यादा है, सर इसमें कौन ज्यादा है, अमोनिया एलिफैटिक एमीन देख लो और एनिलीन देख लो, इन दोनों में सर सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, ठीक। तो एक बात बताओ, आपको भी पता है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है ना इसके पास, ये आर जो है इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये खुश कर रहा है नाइट्रोजन को। तो आप कह सकते हो हेंस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्या कह सकते हो? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। लेकिन यहां का बेटा कुछ और खेल है। एक्चुअली ये लोन पेयर रिंग के अंदर जाता है और नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है बेटा वो कम होने लगता है। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, तो लोन पेयर यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घट रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है बेटा। और जब डिक्रीज होगा तो आप भी जानते हो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ की एक और बात कर सकते हो सर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बात अपना बोलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें होती इनके अंदर। लेकिन बेटा जब हम गैस फेज में आएंगे, देखो यहाँ पे गैस फेज में टर्शियरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन और मेमीन का ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाओगे तो बेटा पानी के अंदर का खेल बदल जाता है, पानी के अंदर का खेल बदल जाता है। तो बात कर लिया जाए बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, पानी के अंदर की बात कर रहा है।
बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। सर एक्वस मीडियम में जब बात करोगे तो बहुत सारे फैक्टर काम करता है। सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है सर, सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है सर, या आप इसको हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो सर, इसको आप हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो सर, इसको आप हाइड्रेशन इफेक्ट भी बोल सकते हो। सेकेंड जो आएगा बेटा वो सॉल्वेशन हाइड्रेशन के बाद जो आता है वो अपना आता है स्टेरिक इफेक्ट, वो अपना स्टेरिक इफेक्ट आता है रिपल्सन वाला। और तीसरा जो होता है वो बेटा क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। सर सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सब लोग अलग अलग तरीके से बेस को एक्सप्लेन किया है। ये क्या कहते हैं कि जितना ज्यादा वो सॉल्वेटेड होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं 1 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री से और 3 डिग्री से, ठीक है। अब ये क्या कहता है, कैसे होता है, जैसे 1 डिग्री एमीन है बेटा, अगर ये अपना H+ को हाइड्रेट पहले कर दो, हाइड्रेट मतलब रिएक्शन करा दो, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गया। अब ये क्या करेगा बेटा, 3 बार पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देख लीजिए ये अपना ऐसे आएगा, ये अपना ऐसे आएगा। तो जितना ज्यादा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड उतना एनर्जी रिलीज होता है, उतना ज्यादा स्टेबल वो कॉन्जुगेट एसिड होता है और उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ये बोल रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कह रहा है कि सर 3 डिग्री में तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री ले लेता हूं मैं। इंडक्टिव फिर कहता है कि जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, इनका अलग कहानी है, यानी 3 डिग्री को ज्यादा इन्होंने बोल दिया 1 डिग्री से। लेकिन जब ओवरऑल बात करोगे, तीनों का समरी याद कर लेना, तो अगर R का मेंबर 3 है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री ले लेना, मतलब 213 याद कर लेना। और अगर यही R हम C2H5 ले लेते हैं बेटा लार्ज मेंबर, तो ये 213 की जगह 231 कर देना, ये ट्रिक होता है। मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ये ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक चीजें हैं जो अपने स्लाइड में भी दिख रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देख लीजिए। जब आप मिथाइल लोगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और अमोनिया बनेगा, अमीन होगा, अमोनिया होगा। और जब तुम R ग्रुप जो लेते हो इथाइल, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा होता है बेटा, बेस की इससे एक्सप्लेन करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोन पेयर रिंग के अंदर जाने लगता है रेजोनेंस के थ्रू, तो मामला चेंज हो जाता है। मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू बेटा, पीकेबी अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। सर बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम इसका होगा, क्योंकि सबसे इधर भी लोन पेयर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो अवेलेबिलिटी अब लोन पेयर नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी होता है बेटा, ये अपना कहानी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द, हाँ ये देख लीजिए एक सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन। बेटा सॉल्वेशन भी करता है, इंडक्टिव भी करता है, स्टेरिक भी करता है, तो सारे हो जाएंगे। तो ये कहानी बेसिक वाला हो जाएगा। सर आगे चलते हैं, ये क्या कह रहा है, मिथाइल के लिए बोल रहा है सर, और वो भी एक्वस मीडियम में। तो मैंने तुमको ट्रिक बोला था कि सर 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री रट डालना और अमीन लिख लेना, आंसर हो जाएगा। तो सर 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहाँ दिया है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, देखो चौथा मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बेटा, ऐसे करना होता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। बेटा एक बात बता दें, एनिलीन के जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, वो लोन पेयर के अंदर आने की वजह से उनके साथ दिक्कत होने लगता है, लोन पेयर के अंदर आने से उनके साथ प्रॉब्लम होने लगता है। तो वो करता क्या है, ये अंदर आएगा। तो कोई भी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर कोई ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और कोई अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, घटाएगा। यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होने लगेगी ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने लगेगी। तो बेटा ये तो भी ड्रॉ करने वाला, खींचेगा तो सबसे कम तो यही हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटा ये देखो, ये देने वाला ग्रुप है तो इसका मतलब थर्ड आ जाएगा, और उसके पीछे कौन आ जाएगा, फर्स्ट, यानी थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड, थर्ड फर्स्ट सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन होते हैं। मोर बेसिक देन एनिलीन, बेटा मोर बेसिक देन एनिलीन क्या है, ये डाइफिनाइल हो ही नहीं सकता है, डाइफिनाइल हो ही नहीं सकता बेटा। डाइफिनाइल तो दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा। ट्राइफिनाइल है, 3 रिंग इसके साथ लगे हुए हैं, 3 लोग इसको बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता है। पैरा नाइट्रोएनिलीन, बेटा इसकी तो औकात ही नहीं है। पैरा नाइट्रोएनिलीन में देखो ये खींच रहा है और भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बेंजीलेमिन, चलो ठीक है, कुछ राहत है भाई, कोई तकलीफ नहीं है, तो इसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये अपना कहानी होता है बेटा। तो ये अपना रहा एक स्लाइड तक का हम लोगों ने काम खत्म कर लिया। ठीक है बेटा, अब हम जब मिलेंगे आपसे तो हम लोग आ जाएंगे सेकेंड लेक्चर में, और सेकेंड लेक्चर के अंदर सेकेंड लेक्चर के अंदर कुछ PYQ करने के बाद हम सीधे आ जाएंगे अपना क्या कहते हैं, रिएक्शन तो हो ही गया था, केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गया था ना। फिर हम लोग आ जाएंगे बेटा, कुछ PYQ कराएंगे आपको, फिर डाइजोनियम सॉल्ट करा देंगे, और डाइजोनियम सॉल्ट का सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर इसका हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी करा देंगे। ठीक है, तब हम एक और सवाल उसमें लेक्चर में बीच में करा देंगे एनिलीन के बारे में, एनिलीन का करा लेंगे, या पहले हम एनिलीन करा लेंगे तब डाइजोनियम कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग। और ये अपना फर्स्ट लेक्चर है, ये अपनी क्विक रिवीजन चल रहा है नीट सीरीज के अंदर, तो आप अपना लेक्चर ध्यान से देखिए, समझिए। कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर डाउट है तो आप चैट बॉक्स यूज करके और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन भी दे सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, बंद कर देना।